हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ स्वाति के साथ। रोशनी रसोई में खाना पका रही थी। आज रविवार था। उसके पति विनोद बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी लैंडलाइन की घंटी बजी। बहुत देर रिंग होने के बाद विनोद ने फोन उठाया और रसोई में आकर रोशनी से कहा, कोई प्रशांत है जो तुमसे बात करना चाहता है। रोशनी मन ही मन सोचने लगी, मैं तो किसी प्रशांत को जानती नहीं। फोन का रिसीवर उठाते ही बोली, हेलो। उधर से आवाज आई, रोशनी बोल रही है। रोशनी ने कहा, हाँ, पर आप कौन? उसने कहा, जी मैं प्रशांत। और कैसी हो? रोशनी ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर कौन प्रशांत? मैंने पहचाना नहीं। उसने कहा, अरे भूल गई, मुझे याद करने की कोशिश करो, याद आ जाएगा। सामने वाला पहेलियां बुझाने लगा तो रोशनी को गुस्सा आ गया और बोली, सॉरी, मैं नहीं पहचान पाई कि कौन हो, पर आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। तब उसने कहा, तुम अपने भाई राघव की आवाज नहीं पहचान पाई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव भैया, आप तो अपना नाम पर प्रशांत बता रहे थे ना? मतलब आप मुझे उल्लू बना रहे थे। आज इतने सालों बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई? ऑस्ट्रेलिया से आप कब आए? रोशनी ने सवालों की झड़ी लगा दी। बस जैसे ही इंडिया आया तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही फोन किया। कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने। अब 3 दिन तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा, इसलिए तैयार हो जाओ। दोनों ने बहुत बातें की, फिर कुछ देर बाद फोन रख दिया। रोशनी ने फोन रखा और विनोद के पास जाकर बोली, कल मेरे राघव भैया आने वाले हैं। पूरे 8 साल बाद हम मिलने वाले हैं। आखिरी बार उन्हें अपनी शादी में देखा था मैंने। विनोद ने कहा, ये तो अच्छी बात है। कहकर विनोद फिर अखबार पढ़ने लगा। रोशनी रसोई के काम निपटाकर बेडरूम में आकर लेट गई और विनोद टीवी में समाचार लगाकर देखने लगा। लेटे लेटे रोशनी का मन अतीत की यादों में भटक गया। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, पर उसके 2 चचेरे भाई थे, राघव और मनीष। दोनों ही रोशनी को सगी बहन की तरह प्यार करते। घर में इकलौती लड़की होने की वजह से रोशनी अपने चाचा चाची की भी लाडली थी। जहां रोशनी अपने माता पिता के साथ इंदौर में रहती थी, वहीं उसके चाचा चाची अपने दोनों बेटों राघव और मनीष के साथ देवास में रहते थे। अधिकतर रविवार को दोनों परिवारों का मिलना हो ही जाता था। रोशनी की मनीष से उतनी नहीं बनती थी जितनी की राघव से। राघव उसका सबसे चहेता भाई था। उन दिनों रोशनी कॉलेज से बीए कर रही थी। एक दिन कॉलेज से घर आई तो उसकी माँ ने बताया कि तेरे चाचा जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि कल तेरे राघव भाई लड़की देखने जयपुर जा रहे हैं और हमें भी उनके साथ जाना है। जब राघव से रोशनी की बात हुई तो उसने कहा, देख, मेरी बहन होने के नाते लड़की की परख करना तेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू मेरे लिए सही चुनाव करेगी, इसलिए लड़की को पसंद नापसंद करने का फैसला तेरे ऊपर है। यह सुन रोशनी को अपने आप पर नाज हो उठा कि मेरे चचेरे भाई को मेरे ऊपर कितना भरोसा है। दूसरे दिन रोशनी और उसकी माँ, चाची, मनीष, राघव के साथ जयपुर पहुंच गए। सभी को लड़की स्वाति बहुत पसंद आई। सब बैठकर बातें कर रहे थे। चाय दे स्वाति अंदर गई तो रोशनी भी उसके पीछे पीछे चल दी। तब रोशनी ने देखा कि स्वाति के घर में काम करने वाली नौकरानी वसुधा ने एक दवाई स्वाति को खाने को दी। ये देख रोशनी ने स्वाति से पूछा, दवाई किस लिए? तो उस काम वाली वसुधा ने कहा, बेबी को घबराहट के कारण सर दर्द हो रहा है। आप तो जानती है, जब लड़के वाले देखने आते हैं तो एक लड़की कितना बेचैन हो जाती है। रोशनी ने कहा, जी, ये तो आपने सही कहा। एक अनजान इंसान को पति के रूप में चुनना
बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए घबराहट तो होती ही है। पर भाभी, आप ज्यादा मत सोचिए, मेरे राघव भैया बहुत ही अच्छे हैं और आप हम सबको बहुत पसंद आई है। तब स्वाति ने धीरे से कहा, पसंद तो मुझे सभी करते हैं, पर शादी कोई नहीं करता। रोशनी को बड़ा अजीब सा लगा। फिर सोचने लगी कि शायद उसके पहले कोई लड़का देखने आया हो और उसने इनकार कर दिया हो, इसलिए भाभी ऐसा कह रही हो। उस दिन बात तय कर तिलक की रस्म भी कर दी गई। तिलक के 15 दिन बाद राघव को ऑफिस के लैंडलाइन पर किसी का कॉल आया और उसने कहा कि जिस लड़की को तुम पत्नी के रूप में चुन रहे हो वो एक चरित्रहीन लड़की है। अच्छा होगा इस शादी से तुम इनकार कर दो। पर राघव ने उस फोन वाले की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, मैं जानता हूँ कि वो कैसी लड़की है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। स्वाति दुल्हन बन ससुराल आ गई। साथ में नौकरानी वसुधा को भी लेकर आई। सबको लगा कि बचपन से स्वाति के साथ वसुधा रही, इसलिए स्वाति को कोई परेशानी ना हो तो वसुधा को बेटी के साथ मायके वालों ने भेज दिया होगा। खूबसूरत सी पत्नी को दुल्हन के रूप में पाकर राघव बहुत ही खुश सा था। खूबसूरत पत्नी चुनने के लिए राघव ने बहन होने के नाते रोशनी को सोने के काम के गिफ्ट में दिए। अगले दिन रोशनी बाजार से फूलों का खूबसूरत सा गजरा खरीद कर लाई और गजरा देने स्वाति के कमरे में जाने लगी तो उसने देखा कि मनीष बाहर से छिपकर स्वाति भाभी के कमरे में झांक रहा है। रोशनी ने मनीष से कहा, यहाँ आप। मनीष ये सुन सकपका गया और बोला, राघव भाई को पापा बुला रहे हैं, उन्हें ही बस ढूंढ रहा था, और नजरें चुराते हुए वहां से चला गया। रोशनी ने जब कमरे में झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देख दंग थी। स्वाति बिना साड़ी के गीले बालों में बैठे हुई थी, जिसमें उसकी सुंदरता साफ झलक रही थी। रोशनी ने कमरे में जाते ही स्वाति से कहा, भाभी ये क्या है, ऐसी क्यों बैठी हो? आज आपकी मुंह दिखाई है, मेहमान आते ही होंगे, तैयार हो जाओ। स्वाति ने कहा, मुझे साड़ी पहनना नहीं आती। मैं वसुधा का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए रसोई में चाय बना रही है, फिर आकर मुझे साड़ी पहनाएगी। रोशनी ने कहा, अच्छा तो आप सलवार कमीज पहनती है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी कि साड़ी कैसे बांधते हैं, मुझे तो साड़ी पहनने का बहुत शौक है। रोशनी ने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाकर सुंदर सा जूड़ा बनाकर गजरा लगा दिया। अच्छे से साड़ी पहनाकर लाइट मेकअप भी कर दिया। स्वाति किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रोशनी अपनी भाभी की सुंदरता को अपलक निहारने लगी। मोहल्ले की सभी औरतों ने स्वाति की सुंदरता की बहुत तारीफ की। ये देख राघव खुशी से फूला नहीं समाया। अगले दिन कुछ खास रिश्तेदारों और ऑफिस के लोगों के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, पर वो रात एक नया तूफान लेकर आई। उस रात राघव और स्वाति स्टेज पर बैठे हुए थे। सभी लोग तोहफे और बधाई देने स्टेज पर जा रहे थे। बहुत से लोग स्वाति की सुंदरता की बहुत तारीफ भी कर रहे थे। सब बहुत खुश थे, पर अचानक ही खूबसूरत सी स्वाति अपने शरीर को नोचने लगी और सभी गहने निकालकर फेंकते हुए चीखने चिल्लाने लगी। बड़ी ही मुश्किल से स्वाति को काबू में किया। तभी भागती हुई वसुधा आई और एक दवा उसने स्वाति को खिलाई। कुछ देर बाद स्वाति बेहोश हो गई। तब उसे ले जाकर कमरे में लेटा दिया गया। सभी लोग वसुधा को घूरने लगे। उसका चेहरा पीला सा पड़ गया था। तब वसुधा ने डरते हुए कहा, पिछले 3 सालों से बेबी को ऐसे ही अचानक से दौरे पड़ते हैं, उसे रोज दवा देनी पड़ती है। यदि किसी वजह से 5-6 दिन दवा नहीं लेती है वो, तो उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं। ये सुन राघव के पिता ने कहा, पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। वसुधा ने कहा, यदि आपको ये सब बताते तो आप इस शादी से इनकार कर देते, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं बताया। मैंने बेबी को बचपन से पाला है, इसलिए सेठ जी ने मुझे उसके साथ भेजा, जिससे मैं उन्हें समय से दवा दे सकूं और उनका ख्याल रख सकूं, पर किसी को ये बात का पता भी न चले।
पर शादी की चहल पहल में मैं बेबी को दवा दे न सकी और ये बात सबके सामने आ ही गई। कहते हुए वसुधा जोर जोर से रोने लगी। राघव की माँ ये सुनकर बेहोश हो गई। रोशनी की माँ ने उन्हें संभाला। घर में सभी का मन गुस्से से भर गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। जल्द ही स्वाति के मायके वालों को फोन कर आने को कहा। ये सब सुन रोशनी का मन भर आया कि राघव ने लड़की के चुनाव की जिम्मेदारी उस पर सौंपी थी और उसने कैसी लड़की को चुना जिसने उसके भाई का जीवन बर्बाद कर दिया। वो इसकी वजह अपने आप को मानने लगी। अगले दिन स्वाति के माता पिता आ गए। जितने लोग उतनी बातें। रिश्तेदारों ने खूब बातें बनाई। सबने मिलकर उन्हें बहुत फटकारा। बेचारे मुंह नीचा कर सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। फिर स्वाति के पिता ने सबसे हाथ जोड़ कहा, आप सबका गुस्सा होना जायज है। हम मानते हैं हमने आपके साथ धोखा किया। हम अपनी बेटी को लेकर चले भी जाएंगे, पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी जन्म से मानसिक रोगी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुंचाने वाला ये समाज ही है। 4 साल पहले की बात है। एक ऊंचे घराने में मेरी बेटी का विवाह तय हो गया। लड़के वालों ने कहा, हमें तो बस सुंदर बहू चाहिए, दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। धूमधाम से सगाई भी हो गई, पर शादी के 2 दिन पहले उन्होंने हमें दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी, जो हम चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते थे। ये देख हमने उनसे रिश्ता खत्म कर देना उचित समझा, पर वे इस बात को उनका अपमान समझ बैठे और हमसे बदला लेने पर उतारू हो गए। जो भी लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आते, वे उन्हें भड़काते कि हमारी बेटी चरित्रहीन है। वे इस शादी से इनकार करते। उन्होंने हमारी बेटी को बदनाम कर दिया। जो भी उसे देखने आता पहले तो हाँ कहता, पर कुछ दिनों के बाद शादी से इनकार कर देता। इन सब बातों का असर स्वाति के दिमाग पर होने लगा। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खोने लगा, पर पता नहीं कैसे आप शादी के लिए राजी हो गए और बिना कोई अड़चन के साथ शादी संपन्न भी हो गई। अपनी बेटी का जीवन हम खुशियों से भरना चाहते थे। बस ये सोचकर हमने सच नहीं बताया, पर झूठ कब तक छिपता। हमें माफ कर दीजिए। हमने जो आपके साथ किया उसकी भरपाई करना नामुमकिन है, पर जितना भी इस शादी में खर्च हुआ है मैं आपको वो लौटा दूंगा। जाओ वसुधा, स्वाति को ले आओ। घर में चारों ओर सन्नाटा सा छा गया था। तभी जाती हुई वसुधा को रोकते हुए राघव ने कहा, आपने हमें धोखा दिया है। हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए आपको सजा मिलनी ही चाहिए। और आपकी सजा ये है कि आज से आपका हमसे और आपकी बेटी से कोई संबंध नहीं होगा। पर इन सब में स्वाति की कोई गलती नहीं। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और उसके हर सुख दुख में उसका साथ निभाने का वादा करता हूँ। वो जैसी भी है, अब से इस घर में मेरी पत्नी बनकर रहेगी और ये मेरा निर्णय अटल है। सबने राघव को बहुत समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। स्वाति के माता पिता आशीर्वाद की बौछार कर नम आंखों से चले गए। सभी रिश्तेदार राघव को बेवकूफ ना समझ पागल न जाने क्या क्या कहने लगे और धीरे धीरे वे भी चले गए। चौथे दिन रोशनी भी अपने माता पिता के साथ इंदौर चली गई, पर जाने से पहले वो सोने के कान के वसुधा को दे आई और बोली, राघव भैया को दे देना। जब वे खुश नहीं तो मैं उनका दिया हुआ गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। राघव के साथ हुए धोखे को उसकी माँ बर्दाश्त न कर सकी और साल भर के अंदर ही उनका देहांत हो गया। इस गम को वे सब भूले ही नहीं थे कि एक दिन एक्सीडेंट में वसुधा भी चल बसी। अब घर में स्वाति को संभालने के लिए कोई भी औरत नहीं थी। ऐसे में राघव के लिए स्वाति को संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए राघव ने कोशिश कर अपना ट्रांसफर इंदौर करवा लिया, जिससे रोशनी और उसकी माँ स्वाति की देखभाल कर सके और उन्हीं के घर के पास एक किराए का घर ले लिया। स्वाति को एक अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाया। जांच करने और सब जानने के बाद डॉक्टर ने कहा
कि ज्यादा तनाव के कारण ऐसा हो जाता है। इसमें रोगी को ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। वो अपने आप को हानि भी पहुंचाने लगता है, अपने आप को मारने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, कपड़े खींचने लगता है। यदि किसी को ये बीमारी हो जाए तो जड़ से खत्म होना मुश्किल है, पर दवा और थेरेपी के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये तभी संभव है जब मरीज को परिवार का प्यार और साथ मिले, जिससे वो तनाव मुक्त हो सके, खुश रह सके और अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पा सके। डॉक्टर के कहे अनुसार स्वाति का इलाज शुरू हो गया। रोशनी और उसके परिवार और राघव ने स्वाति को प्यार देने और केयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राघव स्वाति को यह महसूस कराता कि वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत गुणी है। धीरे धीरे समय के साथ स्वाति में परिवर्तन आने लगा था। अब वो हंसने मुस्कुराने लगी थी, लोगों से बातें करने लगी थी, बाजार अकेले जाने लगी थी। कोई भी उसे देख ये नहीं कह सकता था कि वो एक मानसिक रोगी है। पर सब बहुत हैरान थे कि इतना समय हो गया। राघव और स्वाति को इंदौर आए, पर उसके पिता और भाई मनीष ने उनकी सुध तक ना ली। जब भी राघव से इस बारे में पूछते तो कहता सब ठीक है, वे सब थोड़ा व्यस्त है। रोशनी के पिता राघव के पिता यानी अपने भाई से पूछते तो वे यही कहते कि सब ठीक है, बस थोड़ा व्यस्त है। किसी ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 8 महीने के बाद रोशनी की शादी विनोद से हो गई और वो अपने ससुराल पुणे आ गई। अपनी गृहस्थी और सास ससुर में व्यस्त हो गई। फोन पर कभी कभी राघव और स्वाति से बात हो जाया करती थी। फिर एक दिन मायके गई तो पता चला कि राघव और स्वाति ऑस्ट्रेलिया चले गए। राघव को वहां अच्छा जॉब मिल गया। उसके बाद 8 साल बीत गए, दोनों में कोई बात नहीं हुई। अचानक ही विनोद ने रोशनी को थपथपाते हुए कहा, शाम हो गई, चाय तो बना दो। रोशनी अतीत की यादों से बाहर आई और घर के कामों में लग गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ बहुत सारे पकवान बनाए और अपने भाई की राहत देखने लगी। मन बहुत बेचैन था, बार बार दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। 12 बजने को आ गए पर राघव नहीं आया। तभी कार आकर रुकी। उसमें से रोशनी ने राघव को उतरते हुए देखा। फिर उसने देखा उसके साथ स्वाति और एक 6 साल की बच्ची भी है। ये देख रोशनी को हैरानी हुई। स्वाति ने बड़े ही सलीके से बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा बनाकर गजरा लगाया हुआ था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने सभी का स्वागत किया और बोली, भैया आपकी बेटी भी है, आपने बताया नहीं। चाय नाश्ते के बाद स्वाति रसोई में रोशनी का हाथ बटाने लगी और ऑस्ट्रेलिया की बातें करने लगी। स्वाति ने बातों बातों में कहा, यदि राघव जैसा पति और आप जैसी ननद ना होती तो आज शायद मैं यहाँ ना होती। स्वाति के इस नए रूप को देख रोशनी के मन की आत्मग्लानि दूर हो गई। रात का खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में सोने चले गए। बस दोनों भाई बहन बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। रोशनी ने कहा, भैया मेरी शादी के बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मेरी आपसे बात ही नहीं हुई। राघव ने धीरे से कहा, रोशनी तेरी शादी के बाद तो कुछ खास नहीं हुआ। उसके बाद मेरी नई नौकरी लग गई और हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। स्वाति का वहां बहुत अच्छे से इलाज हुआ और फिर कुछ समय बाद वो माँ बन गई। पर तेरी शादी के पहले और हमारे इंदौर आने से पहले देवास में बहुत कुछ हुआ। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने अपना ट्रांसफर स्वाति की वजह से नहीं करवाया था, बल्कि उसकी वजह कुछ और थी। रोशनी ने हैरानी से पूछा, क्या वजह थी भैया? राघव ने कहा, माँ और वसुधा दोनों के गुजर जाने के बाद स्वाति घर में अकेली महिला थी। मैं उन दिनों ऑफिस में व्यस्त था। एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा और स्वाति को जब मैंने छुआ तो वह सहम सी गई और उसने मुझे बताया कि मनीष ने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। जब उसने मनीष से कहा वो इस सब मुझे बताएगी तो उसने कहा कि भैया से कुछ मत कहना, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर मेरे
पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा अपना सगा भाई उसकी भाभी के साथ ये सब करेगा, सोचकर मुझे बहुत शर्म आई। मैंने सोचा यदि पिताजी को ये सब पता चलेगा तो उन्हें बहुत ही दुख होगा, इसलिए मैंने मनीष को हॉस्टल भेजने का इंतजाम कर दिया। वो भी हॉस्टल जाने को राजी हो गया क्योंकि उसके मन में चोर था। जब पिताजी ने वजह पूछी तो मैंने झूठ कह दिया कि घर का माहौल ठीक नहीं, ऐसे में मनीष की पढ़ाई पर असर होगा। क्या कहूँ, मुझे तो कहते हुए भी आगे शर्म आ रही है। उन दिनों मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं घर देर रहता था, इसलिए मेरे पास घर के दरवाजे की एक चाबी रहती थी जिससे स्वाति और बाबूजी की नींद खराब ना हो। उस रात मैं घर में जब आया तो मैंने देखा स्वाति गहरी नींद में है। उसे दवा लेने के बाद होश ही नहीं रहता। वैसे भी उसके कपड़े अस्त व्यस्त से थे। बाबूजी की उंगलियां बेशर्मी से उसके पैरों को सहला रही थी और मैं ये देख दंग सा था। मैं वापस पीछे की तरफ गया और बाबूजी को आवाज देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देखते ही वे सकपका गए और स्वाति को चादर ओढ़ाने लगे और बोले, अभी अभी सोई है बहू। मैं उनसे क्या कहता, चुप रहा, पर उनकी वो नजरें मुझसे छिपी नहीं। मैं वहां कैसे रहता जब अपनी पागल बहू को ससुर ही शिकार बनाना चाहता है। फिर मैंने अपना ट्रांसफर इंदौर करवा लिया। यकीन नहीं होता बाबूजी ने ऐसा किया। यह शायद परिस्थितियों की वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये सोच मैं अपने आप को झूठे दिलासे देने लगा। उसके बाद ना तो उन्होंने मुझसे बात की और ना ही मैंने कभी उनसे बात की। मेरे भाई और बाबूजी दोनों ने मेरी पत्नी की मानसिक बीमारी का फायदा उठाकर उसके साथ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं इंदौर आ गया और फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया में अच्छी नौकरी मिल गई और वहां चला गया। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर बाबूजी और मनीष की तरफ नहीं देखा। मैं दुनिया के सामने रिश्तों को तार तार नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। और अब देखो, मुझे यहाँ पुणे में नौकरी मिल गई तो मैं यहाँ चला आया और सबसे पहले तुमसे मिला। राघव कहते हुए चुप हो गया। 3 दिन बाद पास ही में उन्होंने नए किराए का घर ले लिया और वे वहां रहने चले गए। रोशनी बहुत खुश थी कि भाई और भाभी से अब मिलना जुलना लगा रहेगा। उसके मन से एक बोझ उतर गया था, पर उसे अपने चाचा और मनीष भाई के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा था। राघव ने जाने से पहले एक गिफ्ट रोशनी को दिया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो हैरान थी। वो वही सोने के कान के थे जो उसने वसुधा को राघव को देने के लिए लौटाए थे। अपने भाई और उसकी पत्नी को खुश देखकर रोशनी बहुत ही खुश थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।